Hey guys, hello everyone, good evening, good evening, good evening. मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? एक बार जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन प्रॉपरली? मेरी आवाज आ रही है? चलो यार, मेरे को मेरी आवाज आ रही है. आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आती होगी. अगर आ रही है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो यार. ओके, आ जाओ जी. हाँ, रुको यार, मैं दवा खा रहा हूँ. चिंगम नहीं, दवा है रे. दवा खा रहा हूँ. वो गले में पेन होता है ना, तो क्लास लेने से पहले आई टेक कि भाई 3-4 घंटा पेन ना हो. भैया एंटी अभ्यास आप नहीं मिल रहा है. अरे वो क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वो लोग. आ जाओ जी. सो बढ़िया एकदम. शुरू किया जाए बच्चों. आज वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. आज वाले सेक्शन में आज अपन कवर करने वाले एक बहुत ही मेजर टॉपिक जिसका नाम क्या है जी मुन्ना? ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी. ओके, एक सेकंड यार. एवरीथिंग इज फाइन. मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? आ जाओ. मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आ रही है? आ जाओ बेटा. इससे तुम्हारे 8 से 9 सवाल डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, और इसमें तुम्हारे पास बॉटनी और जोलॉजी दोनों टॉपिक्स आ जाता है. तो उसके लिए आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से एकदम पढ़ना पड़ेगा. इस सेशन में अपन पूरा का पूरा कवर करेंगे. कोई ब्रेक नहीं मिलेगा बीच बीच में, है कि नहीं? और पूरा तुम्हारा अभी ये वन शॉट में इसको भी अपन निपटाएंगे. ओके, और एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करेंगे और पॉसिबल एमसीक्यूज भी अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे जी. अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करने का फीचर क्या होता है? मुझे अगर एक नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करना, तुम किसके बेसिस पे करोगे? मैं तो यही बोलूंगा ना कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके पास सेल नहीं होता है. मतलब जो सेल्स हैं वो तो बेसिक यूनिट होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान होती है सेल, है कि नहीं? सेल के बेसिस पे मुन्ना हम लोग अलग करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जी. और उसी के बारे में अपने को पढ़ना है कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स आपस में कैसे डिफर करते हैं, इन्हीं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जी. ओके, आ जाओ जी. चलो जी. अब पहली लाइन, जो पहली पैराग्राफ है तुम्हारी एनसीईआरटी की, वो क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स. अगर तुम अपने अगल बगल देखोगे, लिविंग और नॉन लिविंग तुमको दोनों देखने को मिलते हैं. यस सर. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग्स. अच्छा, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग. इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग. ऐसी क्या चीज है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती है? ओके, inanimate things does not have which a living things have. अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. क्या मुन्ना? कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, दे डू नॉट हैव अ सेल्स. दे डू नॉट हैव सेल. बेटा इनके पास है ना सेल नहीं होता. ठीक है. और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो बेसिक यूनिट है, बेटा बेसिक यूनिट क्या होगा जी? इसमें सेल होगा. डन है. अब देखो, इसका आंसर इन्होंने बहुत प्रॉपरली यहां पे दे दिया. क्या? द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. अब ध्यान रखना मुन्ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी बेसिक यूनिट क्या है जी मुन्ना? सेल है. और लाइफ का भी बेसिक यूनिट क्या होता है जी? सेल होता है. अब जो सेल है मुन्ना, क्या वो तुमको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा? चाहे वो पापा का क्या कहते हैं, ये हो, क्या कहते हैं, पापा की परी हो या मम्मी का मगरमच्छ हो, सभी के अंदर आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जी. तो सेल्स आपका बेसिक यूनिट होता है लाइफ का. ये ध्यान देना है जी. ओके, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आपका एक ही चीज है जी. ओके, यस. हाँ हाँ, आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं जी. अच्छा, अब देखो बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन से मिलके बने हुए बताओ? अब यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मुन्ना, वो आपके सेल से मिलके बने हुए हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हैं. अब देखो, हमारे पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारा यूनिसेलुलर होता है और एक ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलुलर होते हैं. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जी मुन्ना? एक ही सेल सारा काम कर रहा है. यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारा काम करेगा.
लेकिन मल्टी सेलुलर में अलग अलग फंक्शन जो है ना वो अलग अलग सेल परफॉर्म करता है जी। देखो पहला यहां पे लाइन लिखा गया है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल। जो सिंगल सेल कंटेन करता है उसको अपन क्या कहते हैं मुन्ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये जो सिंगल सेल होगा मुन्ना वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा जी। इट विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। मतलब एक ही सेल तुम्हारा डाइजेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा और तुम्हारा एक्सक्रीशन भी करेगा। अच्छा अब while others like us, अब हम लोग कैसे मुन्ना, which composed of many cells and we are called a multicellular organisms। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। organism जिसमें एक ही प्रकार का सेल सारा काम करे। डन। यहां तक किसी को डाउट है? ओके यहां तक किसी को डाउट है? अरे लैग हो गया था क्या? आ जाओ ना फाइन यार, सो सॉरी यार। ओके चलो ना फाइन, थोड़ा बहुत हो गया रहेगा। चलो बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब ये सवाल आता है मुन्ना कि सेल क्या होता है, व्हाट इज अ सेल। अब ये सेल होता क्या है जी। अब बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डेफिनेशन है सेल का वो बदल जाएगा क्या? हाँ सर बदल जाएगा। देखो जी आइए जी। हाँ बस हो गया, बस हो गया, बस थोड़ा सा लैग हुआ था, नाउ फाइन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है मुन्ना कि जो एक ही सेल होता है सिंगल सेल, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, वो तुम्हारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सिंगल सेल्स आपके सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब क्या, उसको डाइजेशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन खुद ही कर लेगा। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है क्या? अच्छा अब सुनो, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, सिंगल सेल सारी काम कर लेगा जी। अच्छा अब एनीथिंग विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। अब देखो ऐसा सेल जिसमें कुछ ऑर्गेनलीज ना हो, अगर ऑर्गेनलीज ना हो तो क्या तुम उस सेल को सेल बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे जी, है कि नहीं? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का होना चाहिए तभी वो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट लिविंग कहलाएगा, तभी वो अकेला काम कर सकता है जी। हेंस इसी के लिए अपन कहते हैं मुन्ना क्या, कि जो सेल्स होता है आपका वो क्या होता है, हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि ये आपका स्ट्रक्चर बनाएगा और यही स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट रहेगा तो वो आपके फंक्शनल रोल प्ले करेंगे, और यही तुम्हारे पास सेल का डेफिनेशन है जी। अब कॉमन सी बात है कि सेल का किसी ना किसी ने डिस्कवरी किया होगा। हाँ सर किया होगा। देखो तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि लिविंग सेल्स को सबसे पहली बार सेल्स को किसने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम? ओके फर्स्ट टाइम सेल को जो डिस्क्राइब किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक, वो थे रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्क्राइब किया था वो तुम्हारा डेड सेल था। वो सेल कैसा था जिम्ना? वो डेड सेल था। क्लियर है? अब देखो जी, अब यहां पे लिखा गया है कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार सेल को डिस्क्राइब किया था। बट डिफरेंस क्या है मुन्ना, कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सबसे पहली बार सेल को डिस्क्राइब किया था, बट ये सेल आपके डेड सेल थे। लेकिन एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो तुम्हारे सेल को डिस्क्राइब किया था वो आपकी लिविंग सेल्स थे। कोई मुझे बता सकता है क्या कि वो कौन किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था? देखो एंड Anton von Leeuwenhoek first saw and described the live cell। अब लाइव सेल का मतलब क्या होता है जी मुन्ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने पहली बार सेल को देखा था। अब किसके अंदर? लिख लो अपनी एनसीईआरटी में, इट वॉज इट वॉज स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा के अंदर इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। याद रहेगा सबसे पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया? अगर सवाल ये आएगा आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन सबसे पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो आप क्या बोलोगे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek बोलोगे जी। आ जाओ बचो। अब रॉबर्ट ब्राउन का मेन काम क्या था? अब रॉबर्ट ब्राउन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने न्यूक्लियस के डिस्कवरी की थी मुन्ना। क्लियर है? इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये भी याद रखना। अच्छा हम लोग आज सुबह एक क्वेश्चन पढ़े थे, ओके विलियम हार्वी, विलियम हार्वी ने किसकी डिस्कवरी की थी? विलियम हार्वी। सो विलियम हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी।
डन है मुन्ना, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। आइए अब देखो, सेल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज इंसान को कब आया? जब एडवांसमेंट हुआ किसका जी मुन्ना? माइक्रोस्कोप का। लिखा गया है ना कि द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब आपका रिवील हुआ, रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल्स। अब सवाल यह आता है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो किसके अंदर सबसे पहली बार पूरे स्ट्रक्चर को देखा गया था? तो आप बोलना इन ऑर्किड रूट सेल्स। ऑर्किड के रूट सेल में पहली बार पूरा सेल का स्ट्रक्चर को देखा गया था। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, लेकिन पीवाईक्यू में पूछा गया है, उसके लिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं जी। यहां तक किसको डाउट है मुन्ना? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक बार इस सवाल देख लो, सेल तुम्हारा क्या होता है? सेल बेटा आपका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ये होता है। तो ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन जी। रामाचंद्रन प्लॉट में बता देता हूं, कुमारी हिमांशी बता देता हूं। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ, इनमें किसकी कैपेबिलिटी है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं क्या? एक ही सेल सारा काम परफॉर्म करेगा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। डन। अगला सुनो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल? लाइव सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लाइव का मतलब है लिविंग सेल्स को। तो वो थे रॉबर्ट रॉबर्ट लिवनहुक, सॉरी रॉबर्ट लिवनहुक कह रहा हूं मैं, एंटोन वॉन लिवनहुक। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की मुन्ना? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फाइन, याद रहेगा। आ जाओ जी। अब यहां तक किसको डाउट है मुन्ना? यहां तक किसको भी डाउट है? एक पैसे का भी, बहुत सिंपल था, डाउट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए यहां पे। आइए अभी हम बात करेंगे अपना सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ये बताती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल तुम्हारा बना कैसे है, और जो नया सेल है वो प्रीवियसली सेल से कैसे बना है, इसके बारे में बात होता है। सेल थ्योरी में ये बताती है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्यों अलग है। देखो मुझे ये बताओ, हमारे पास प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अलग क्यों किया गया था? अब प्लांट्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। लेकिन वहीं पर एनिमल्स में क्या होता है जी मुन्ना? एनिमल में जो सेल वॉल है वो लैक करेगा, इट लैक्स सेल वॉल। ये आपके सेल वॉल को लैक करेगा जी। ओके, यस, यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अगर प्लांट और एनिमल अगर सेल वॉल के बेसिस पर अगर डिफर कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो उनके सेल्स होंगे वो भी इसी के बेसिस पर डिफर करते होंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो उनके सेल्स हैं वो भी इसी के बेसिस पे आपके डिफर करते होंगे जी? बच्चों एक सेकंड रुकना, आ जाओ जी। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मैं थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है ना। हाँ चलेगा लविशा, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। अरे यार ये क्या हो गया यार, बच्चों एक सेकंड दे दो मेरे को ना, फाइन, सो सॉरी। आइए जी, तो प्लांट और एनिमल सेल भी ऐसे डिफर करेंगे। हाँ जी देखो, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है 1838 में, ये ईयर ध्यान रखना 1838, इन साइंटिस्ट का नाम था मुन्ना, ओके, माथियस स्क्लेडन। तो जो स्क्लेडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने किसको एग्जामिन किया? इन्होंने बहुत ही लार्जर नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया। इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर काम नहीं किया था। इन्होंने ये देखा एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अब ये लाइन से क्वेश्चन आता है, क्या सारे के सारे प्लांट हैं वो सेम ही प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं, और ये सेल्स आगे चल के क्या बनाया? विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और ये आगे चल के टिश्यू बनाया है जी। अब प्लांट में दो प्रकार के टिश्यूज मिलते हैं, वो दो प्रकार के टिश्यू कौन है मुन्ना? एक है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है तुम्हारे पास परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू। तो स्क्लेडन का काम बहुत आसान था। स्क्लेडन ने ये बोला 1838 में, इन्होंने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया और इन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट्स है ना, जितनी प्लांट्स है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बनी है। बस उन्होंने ये स्टेटमेंट देके छोड़ दिया। क्लियर है? अब उसी टाइम पर 1899 में, 1839 में सॉरी, एट अबाउट द सेम टाइम 1839 में एक नए साइंटिस्ट आए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए। उनका नाम क्या था जी मुन्ना? थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान है आपके, टी श्वान भी इसको अपन कहते हैं, जो कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब
इन्होंने क्या किया ना मुन्ना, इन्होंने अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल्स को स्टडी किया। देखो सबसे पहले इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया। क्या यहाँ पे सेम ही प्रकार के सेल्स थे क्या? नहीं सर। और वो उन्होंने भी अलग अलग एनिमल सेल को स्टडी किया और इन्होंने क्या देखा कि सारे एनिमल सेल्स में, ऑल एनिमल सेल्स में आउटर जो लेयर होता है ना वो थिन सा एक लेयर है। इस थिन लेयर को मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं बोलूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगा। ध्यान देना वरना। तो थियोडोर श्वान ने 1839 में अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने ये बोला कि एनिमल सेल्स में ना एक थिन सी आउटर लेयर होती है, एक थिन सी आपकी आउटर लेयर होती है, जिसको आज अपन किस नाम से पुकारते हैं मुन्ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को अपन कहते हैं मुन्ना सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक किसको डाउट है क्या? अच्छा, अब इन्होंने मुन्ना प्लांट्स के ऊपर भी काम किया था। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन द प्लांट टिश्यू। अब इन्होंने प्लांट के सेल को स्टडी नहीं किया था मुन्ना, एक लाइन को समझना यहां पे। इन्होंने प्लांट के टिश्यू को स्टडी किया था और उन्होंने क्या बोला कि प्लांट की जो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है कि भैया प्लांट सेल की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है जी? इनके पास सेल वॉल होती है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? अब आपके स्क्लेडन और श्वान में अंतर क्या था? स्क्लेडन ने 1838 में ये बोला, जब उन्होंने अलग अलग प्रकार के जब उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, तो व्हाट ही टोल्ड कि जो प्लांट है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बनता है और ये सेल इंटर्न तुम्हारे टिश्यू बनाते हैं। और 1839 में थियोडोर श्वान ने क्या बोला कि जो एनिमल होता है, अलग अलग एनिमल में आउटर लेयर एक थिन सा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट का जो एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सेल वॉल, जो कि एनिमल में लैक करता है। अब इन दोनों ने मिलकर पहली बार सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया था। आइए जी, क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्लेडन प्रपोज द हाइपोथेसिस। ये ध्यान रखना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन। अजम्पशन, इनके पास ना कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। अजम्पशन दैट bodies of the animals and the plants are composed of the cells and the products of the cells। इन्होंने ये बोला कि चाहे वो प्लांट बॉडी हो या वो एनिमल बॉडी हो, वो तुम्हारे पास किन से मिलके बना है? मतलब सेल से मिलके बना है और वो सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है जी। लेकिन क्या इन्होंने ये बताया क्या कि पहला सेल कहां से आया? क्या बच्चों, क्या इन्होंने ये बताया कि पहला सेल कहां से आया? नहीं बताया सर। अब देखो, स्क्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी प्लांट और एनिमल आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल, जो कि होता है। अच्छा, हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। तो ये तुम्हारे पास डीमेरिट है, ये ड्रॉबैक्स है तुम्हारे पास स्क्लेडन और श्वान के सेल थ्योरी का। उन्होंने ये नहीं बताया कि नया सेल बन कैसे रहा है। आइए जी, अब एक और एक साइंटिस्ट था 1855, उनका नाम था रुडोल्फ विर्काउ। रुडोल्फ विर्काउ 1855 में पहली बार उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स ऑलवेज डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को क्या बोला जाता है मुन्ना? ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले। और इन्होंने मॉडिफाई भी क्या किया जी मुन्ना? ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्क्लेडन एंड श्वान। और उन्होंने मुन्ना एक सेल थियरी को एक फाइनल शेप दिया, जिसको आज अपन आज भी यही वैलिड मानते हैं। आई सेल थियरी के दो मुद्दे, मेन पॉइंट क्या थे? आइए, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मुन्ना, वो सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। और जितने भी सेल्स हैं वो तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपके अराइज हुए हैं जी। आइए जी, अब क्या बेटा सेल थियरी में तुम्हारे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। अब एक बात है ना, अपने एनसीईआरटी में सभी लोग उतार लेना, सेल थियरी के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं और ये पीवाईक्यू उसमें पूछा भी गया है। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन कौन सा है? पहले होता है तुम्हारे पास वायरस। वायरस आपका एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। उसके बाद आपके आरबीसी, उसके बाद आपके सीव ट्यूब्स, ठीक है, और आपके राइजोपस। अब ये राइजोपस क्या है मुन्ना? राइजोपस क्या होता है? ये आपका फंगस है ना। जितने भी तुम्हारे सिनोसाइटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, वो तुम्हारे यहाँ पे एक्सेप्शंस है मुन्ना। क्या यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को भी डाउट है? एक बार ही बताना। बिल्कुल भी नहीं। तो
भाई स्क्लेडन ने ये बोला, अलग अलग प्लांट को स्टडी करके बस उन्होंने ये बोला कि जो प्लांट है ना वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बनता है जो कि आगे टिश्यू बना देंगे बस। लेकिन मेन बात श्वान ने बोला था, क्या बोला था श्वान ने, कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो आउटर लेयर है वो तुम्हारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट में जो आउटर लेयर है वो तुम्हारा सेल वॉल होता है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पहला जो न्यू सेल है वो बनेगा कैसे। वो किसने बताया, आपके रुडोल्फ विर्काउ ने 1855 में बताया था जी। ओके, चलिए जी, ओवरव्यू पढ़ने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। स्क्लेडन एग्जामिन्ड द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट एंड रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने क्या बताया कि जितने भी तुम्हारे प्लांट्स हैं वो तुम्हारे पास सेल से मिलके बने हुए हैं और ये सेल्स आगे चल के तुम्हारे टिश्यू बनाते हैं। डन, आगे सुनो। एम स्क्लेडन बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड वाज बेसिकली, अब स्क्लेडन कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे क्या, ये याद रखना है मुन्ना, पेपर में आता है, ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम एंड इन विच ईयर, अब बताइए किसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी, तो श्वान ने डिस्कवरी की थी, कब, 1839 में। डन, आगे की ओर सुनो जी। अब जो श्वान है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो वो आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। आइए जी, अब टी श्वान स्टडीड विच सेल्स, अब श्वान ने कौन सा सेल को स्टडी किया था, प्लांट सेल को स्टडी किया और उन्होंने क्या बताया कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर होता है जी। और एनिमल सेल को जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल्स के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका आउटर लेयर में। डन, आगे की ओर सुनो जी। किसने कंक्लूड किया फ्रॉम हिज स्टडी दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल्स, बताइए कौन थे वो, सेल वॉल की के बारे में पहली बार बात करने के लिए वो थे हमारे टी श्वान्स। डन, आइए जी, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया था, फॉर्मुलेशन, इनिशियल फॉर्मुलेशन, स्क्लेडन और श्वान। ओके, हाँ, कोई डाउट है किसी को यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसने किया मुन्ना, मॉडिफिकेशन, वो थे हमारे रुडोल्फ विर्काउ। ओके, एल्डोल्फ नहीं, अडोल्फ नहीं, आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्काउ सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया गया, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ मैं श्वान के बारे में जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है भाई मैं बता रहा हूँ। देखो, जो रुडोल्फ विर्काउ उन्होंने ये बताया कि जो सेल डिवाइड करेगा और जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है जी, है कि नहीं, ठीक है। आइए जी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट। अगला, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, ये बात किसने बोली थी, इज द थ्योरी ऑफ रुडोल्फ विर्चाउ, है जी। आइए जी, अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो तुम्हारे सेल से मिलके बने हुए हैं क्या जी, और जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, और सारे के सारे सेल तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जी, आ जाओ बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है क्या, बेटा यहां तक रत्ती भर से भी किसी को डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा जी। तो एक बार एक बच्चा कह रहा है कि सर साइंटिस्ट का ना एक जगह पर पूरा आप लिखा दीजिए, तो एक बार साइंटिस्ट लोग का ना अपन पूरा यहाँ पे देख लेते हैं जी। आइए, सबसे पहले अपन ने बात किया जी एंटोन वॉन लीवनोक, इन्होंने क्या बोला था जी मुन्ना, इन्होंने पहला लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, है जी। दूसरे तुम्हारे कौन थे जी, रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला था जी, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फिर बाद में, फिर बाद में कौन था जी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने पहले सेल को डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल, अब ये सेल तुम्हारा डेड था। डन, ये तो इनिशियल साइंटिस्ट हो गए तुम्हारे। इसके बाद तुम्हारे पास कौन आएगा जी, इसके बाद कौन आएगा, माल्थियस तुम्हारे स्क्लेडन, ओके आपके स्क्लेडन आपके यहाँ पे आते हैं जी, रुक जाओ यार ये क्या हो रहा है, सही दिख रहा है ना, स्क्लेडन। अब 1838 में इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है,
ओके यस, आइए जी। अब फिर बाद में थियोडोर श्वान। अब श्वान ने 1839 में प्लांट सेल को भी स्टडी किया और एनिमल सेल को भी स्टडी किया। और प्लांट सेल को स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि प्लांट के पास जो आउटर लेयर है वो तुम्हारे पास सेल वॉल है क्या, और एनिमल के पास जो आउटर लेयर है वो क्या है, वो है तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन या तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। आइए जी, फिर बाद में क्या हुआ जी मुन्ना, हमारे रुडोल्फ विर्का हुआ है। अब ये 1855 में इन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, कि जितने भी तुम्हारे न्यू सेल्स है ना वो तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आपके डिराइव्ड होते हैं जी। ओके आइए जी, वो सिनोसाइटिक आसानियां इसके लिए। आइए जी। क्या किसी को डाउट है यहां तक? क्या एक पैसे का भी डाउट है किसी को यहां तक? थोड़ा एक बार बताओ। एक बार एक बात और ध्यान रखना कि जो स्क्लेडन थे वो तुम्हारे पास जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान तुम्हारे पास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ओके डन डन, बिल्कुल डाउट नहीं, हो गया रिवीजन। देखो आपको यहीं पे याद करना है, कहीं और पे नहीं। ओके आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब एक सेल में तुम्हारे क्या दिखता है जी, आ जाओ मुझे ये बताओ, प्लांट सेल में आउटर लेयर क्या होगा? प्लांट सेल में आउटर लेयर क्या होगा? प्लांट सेल में जो आपका आउटर लेयर होगा वो होगा सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद अंदर वाला लेयर कौन सा होगा मुन्ना? ओके सुनो यार, अब मुन्ना एक बात आपको बड़ा ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में जो आपका आउटर लेयर है वो है तुम्हारा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है वो तुम्हारा क्या है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अभी हम लोग को ना ये चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा। और वहीं पर मुन्ना एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है वो कौन सा है? आउटर लेयर एनिमल सेल में है मुन्ना, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? क्या यहां तक किसी को डाउट है? एक पैसे का भी डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। डन है? आ जाओ, वही तुम्हारा ओवरव्यू ऑफ सेल लिया गया है। अब देखो, तो ओवरव्यू में हम ये बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड अ सेल इन अनियन पिल। अब अनियन पिल जो है मुन्ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लांट या एनिमल सेल्स को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्लांट सेल को। क्लियर है? और आप लोगों ने ह्यूमन चिक सेल्स को स्टडी किया है क्या? अब ह्यूमन चिक सेल जो है मुन्ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एनिमल सेल को। ये आपके एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है आ जाओ जी, अंडर द माइक्रोस्कोप। कभी तुम्हारे स्कूल वालों ने दिखाया है क्या? स्कूल वालों ने कभी दिखाया है क्या? ये तो कभी नहीं दिखाया होगा, सिर्फ नाम के लिए जी। आ जाओ, लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। हमें क्या क्या देखने को मिला था? देखो, अगर तुम अनियन सेल को देखोगे, अब ये अनियन तुम्हारे पास कौन सा सेल है? प्लांट सेल है क्या? और मैंने बच्चों थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या मिलेगा? ओके, विच इज अ टिपिकली अ प्लांट सेल विच हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुन्ना विजिबल, इसका मतलब होता है विजिबल। अगर आप लोग अगर अनियन सेल्स को देखोगे जो कि प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो तुम्हारा सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल आज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट। अब उसके अंदर क्या मिलेगा? सेल वॉल तो बाहर मिल रहा है, सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या मिलेगा जी? सेल वॉल के अंदर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। यहां तक किसको डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वहीं पर बच्चों अगर मैं स्टडी करूंगा द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक। अब ह्यूमन चिक सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके? ये एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बच्चों? अब एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? which has an outer membrane as a अच्छा outer membrane as a delimiting structure। delimiting का मतलब होता है मुन्ना बाउंड्रीज। delimiting का मतलब होता है बाउंड्रीज। आउटर मेम्ब्रेन मिल रहा है क्या? आउटर मेम्ब्रेन कौन सा हो गया यहां पर? इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरी प्यारी जान, यहां तक किसी को डाउट है क्या जी? बेटा यहां तक किसी को डाउट है क्या जी? बिल्कुल बताओ।
अगर तुमने अनियन पिल सेल को लिया, आउटर मोस्ट लेयर तुमको मिलेगा सेल वॉल, और उसके अंदर जो तुमको लेयर मिलेगा वो मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। वहीं पर जब ह्यूमन चिक सेल को जब तुम स्टडी करोगे, आउटर मोस्ट लेयर ही तुमको क्या मिलेगा, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, वो मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा जी। क्लियर है? ओके, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल्स। आइए जी, अब ये तो क्या लेयर के बारे में। अब जैसे तुम सेल के अंदर जाओगे तो अंदर तुमको क्या मिलेगा जी, घना सा साइटोप्लाज्म मिलेगा। डेंस का मतलब होता है घना। आइए जी, अब इनसाइड ईच सेल का मतलब चाहे वो तुम्हारा प्लांट सेल्स हो चाहे वो तुम्हारा एनिमल सेल्स हो, दोनों में विदाउट एनी एक्सेप्शन साइटोप्लाज्म मिलेगा। इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो, प्लांट हो या एनिमल सेल्स हो, दोनों में आपको ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा क्या? इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आइए, अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड बोला गया है ना, तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं मुन्ना? न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो दोनों में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अब न्यूक्लियस तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे जी। अच्छा, अब द न्यूक्लियस क्या अब न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा? क्रोमोसोम बियर करेगा क्या? क्रोमोसोम, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज योर डीएनए। आई जी। अच्छा, सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई है, उसे तुम क्या कहोगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अपन यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साफ साफ लाइन लिखी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी में, क्या? सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई मिलता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन कहते हैं मुन्ना क्या? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या तो यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन अगर सेल जो है मुन्ना, अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर लैक कर रहा है, whereas cells that lacks the membrane bounded nucleus, मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसको तुम क्या कहोगे मुन्ना? इसको तुम कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहोगे। यहां तक इसको डाउट है? यहां तक इसको डाउट है? तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में तुमको न्यूक्लियस मिलेगा, मिलेगा। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है क्या? मतलब कवर्ड है ये। अगर किसी सेल में अगर आपको न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर प्रेजेंट है, ऐसे सेल को तुम क्या कहोगे मुन्ना? यूकैरियोटिक सेल्स कहोगे। और ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, उसको तुम कहोगे प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के लिए कौन सा किंगडम है मुन्ना? प्रोकैरियोटिक के लिए किंगडम मोनेरा इज द बेस्ट एग्जांपल। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब यहां पे साफ साफ एक लाइन बहुत लिखा गया है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन चीज क्या है? चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो, बेटा इनके पास है ना एक सेमी फ्लूइड, ध्यान रखना सेमी फ्लूइड लिखा हुआ है यहां पे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, आपको दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब जो मेजर पार्ट है सेल का उसको ऑक्यूपाई कौन कर रहा है? वॉल्यूम का मतलब है कि अच्छा खासा हिस्सा वो साइटोप्लाज्म आपका ऑक्यूपाई करेगा। और वही साइटोप्लाज्म वही जगह है जहां पे सारे के सारे तुम्हारे सेल्यूलर एक्टिविटीज प्लांट या एनिमल सेल में चलते हैं। वो भी लाइन यहां पे लिखा गया क्या? कि द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना, मेन एरिना का मतलब है मेन एरिया है ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड द एनिमल सेल। अगर वो कह दे कि सिर्फ प्लांट ओनली तो आप बोलोगे गलत हो जाएगा, नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मेन जो है तुम्हारा सेलुलर एक्टिविटी का जगह वो साइटोप्लाज्म है। आ जाओ, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट एंड कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और यही केमिकल रिएक्शंस है ना साइटोप्लाज्म में लिविंग स्टेट में रहता है। अब कोई मुझे बताएगा साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस चलता है डीएनए का, साइटोप्लाज्म में डीएनए का एक प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म में, बताओ। उसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनाया जाता है, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनाया जाता है कि नहीं? फिर साइटोप्लाज्म में तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस चलता है, ग्लाइकोलिसिस चलता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड अपन बनाते हैं जी। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या मुन्ना? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को एक पैसे का भी डाउट है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। सुनो, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है बेटा? प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर आप बोलेंगे सर सेल वॉल है, और इनर मोस्ट लेयर तुम्हारे पास सेल वॉल के बाद क्या होगा जी? सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सा? एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में
आउटर मोस्ट लेयर आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिसे डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, अब चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इनके पास एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, उसका नाम क्या है मुन्ना? विजिबल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस मिलता है। अगर न्यूक्लियस मुन्ना अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ऐसे न्यूक्लियस को तुम क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म को तुम क्या कहोगे? ऐसे सेल को आप क्या कहोगे मुन्ना? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं अपन। अगर न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है मुन्ना, उसे तुम क्या कहोगे जी? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहोगे जी। अब चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में सर कॉमन क्या है? इन दोनों में मुन्ना एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है जिसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म तुम्हारा मेन एरिया है जहां पे सेलुलर एक्टिविटीज चल रही है, और यही सेल्स को लिविंग स्टेट में बना के रखता है। आ जाओ थोड़े से सवाल चमकाते हैं। अब बच्चों कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू नहीं है? ओके ठीक है, हाँ हाँ चलो, मजा आ रहा है क्या? यहां तक सभी को मजा आ रहा है क्या? यहां तक सभी को मजा आ रहा है क्या? ओके बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, मुझे हर आधे घंटे पे ना तुमको ये एक सेकंड मुझे देना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा मशीन वशीन लगाया हूँ पीछे यार, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं कायरोप्रैक्टर के पास गया था ना, बैठे बैठे क्या हो रहा है ना कि हम लोगों को ना बीमारी पकड़ लिया है, स्पॉन्डिलाइसिस वाला कंडीशन डेवलप हो गया है। वो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड पेन होता है, तो उन्होंने एक मशीन दिया है, बोले जब भी आप पढ़ाने बैठो आप ले लो, तो घूमते रहता है ऊपर नीचे। आगे बढ़ो बेटा, कौन सा ट्रू नहीं है? सो सॉरी। अब इन प्लांट्स आउटर जो लेयर है तुम्हारे पास वो सेल वॉल होता है क्या? और एनिमल में तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा क्या? नहीं बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है, ये तुम्हारा दोनों में आपका मिलता है जी। ओके आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, तुम ये देख रहे हो ये पूरा इसके लिए वो। अब यहां तक किसको डाउट नहीं रहेगा? ये इस पैराग्राफ में किसको डाउट है? इस पैराग्राफ में किसी को डाउट है क्या मुन्ना? इस पैराग्राफ में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब बिसाइड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अलावा भी मुन्ना और भी तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं क्या? हाँ जी, आइए जी। बिसाइड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट का मतलब है विजिबल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के साथ साथ और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विजिबल होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिनको अपन ऑर्गेनेलिज कहते हैं। अब इसमें तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, इसमें आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएंगे, इसमें आपके लाइसोजाइम्स लाइसोसोम्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब के सब तुम्हारे ऑर्गेनेलीज हैं क्या? बेटा ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है क्या? ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जिनके पास मेम्ब्रेन खुद का प्रेजेंट हो। ओके मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हैविंग ओन ओन मेम्ब्रेन, इनके पास इनका खुद का मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको बाबू अपन कहते हैं ऑर्गेनेलीज कहते हैं जी। अच्छा अब देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनेलीज मिलता है क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड? नहीं मिलता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलता, ये ध्यान रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के पास ही आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मिलेंगे। और यूकैरियोटिक मतलब कौन? जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देन आ जाओ सुनो, अब राइबोसोम एक लौता ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं। देखो राइबोसोम्स आर अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन ऑल दी सेल। ऑल दी सेल का मतलब कौन कौन सा? यूकैरियोटिक एज वेल एज अ प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में कितना एस मिलेगा? ये 80s मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक में बच्चों ये तुम्हारा 70s मिलेगा। तो राइबोसोम तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि प्रो और यू दोनों में मिल रहा है जी। अब विद इन द सेल राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो मेन लोकेशन क्या है मुन्ना राइबोसोम का? इसका मेन लोकेशन क्या है? ये कहां पे प्रेजेंट होगा आपका? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा बहुत सारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म में मिलता है जी। आइए जी अब देखो, बट ऑल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म में भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। एक है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में कितना एस मिलेगा? 70s मिलेगा। भले तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट जो है
वो तुम्हारा यूकेरियोटिक सेल्स में आता है, बट इसके क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम मिलेगा वो 70s मिलेगा जी। अब क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे प्लांट्स हैं क्या? आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी तुमको 70s मिलता है। और तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम मिलता है जी। अब देखो, ये मुन्ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है? क्या करता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। इसका मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये हो गया मुन्ना प्लांट्स के बारे में। लेकिन एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेलिज है जो कि एनिमल में होता है लेकिन प्लांट के पास नहीं होता है। उसका नाम क्या है मुन्ना? सेंट्रोसोम। ठीक है, आइए जी। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। एनिमल सेल के पास भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम जो है ना मुन्ना, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब जो सेंट्रोसोम है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। अभी अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब ये तुम्हारे प्लांट्स में नहीं मिलता मुन्ना, जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट में नहीं मिलेगा, ये एनिमल में मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनिमल में राइबोसोम भी मिलेगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, और सेंट्रोसोम भी मिलेगा। लेकिन प्लांट के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, प्लांट में आपको ये नहीं मिलता, सेंट्रियोसोम्स नहीं मिलते। डन। यहां तक कोई डाउट है किसी को बच्चा? 1 रुपए का भी डाउट मुझे फटाफट रोक देना तू, कि सर डाउट है थोड़ा, 1 पैसे का भी डाउट। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं मुन्ना, जितने भी यूकेरियोटिक और सेल्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मिलता है। क्या कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मिलेगा? बोलोगे नहीं। लेकिन राइबोसोम तो तुम्हारा यूकेरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी है। तो राइबोसोम तुम्हारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, आइए। हाँ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। आइए जी, इसके बाद, और इसका मेन काम क्या है जी मुन्ना? प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोकैरियोटिक में जो मिलेगा तुमको राइबोसोम वो 70s है, और यूकैरियोटिक में 80s है। लेकिन मुन्ना कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जिसके अंदर भी तुमको क्या मिलता है जी? राइबोसोम मिलता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के केस में मिलेगा, जो कि 70s होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी जो राइबोसोम होंगे वो 70s होंगे जी। ओके, हाँ जी, हाँ। डाउट है तो बोलो यार, ऐसा बकबकाया मत करो, डाउट लिख देने का सीधा। मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे डाउट है, मुझे डाउट। क्या किया स्पैम करके? कोई सेंस हुआ? ऋषभ कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना। आइए जी। हाँ, तो सेंट्रोसोम और राइबोसोम दोनों तुम्हारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बट किसमें मिलेंगे? मैं अगर तुमको ये पूछूं कि राइबोसोम राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये दोनों तुम्हारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब ये किस में मिलेंगे मुन्ना? ये आपको एनिमल सेल्स में मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन राइबोसोम जो है वो तुमको प्लांट सेल में मिलेगा। यस, यहां तक कोई डाउट है सर? इंक्लूजन बॉडी सेल नहीं, अभी इंक्लूजन बॉडी के बारे में अपन ने बात क्या किया? इंक्लूजन बॉडीज आर जस्ट स्टोरेज ऑर्गन्स। अभी मैंने बात नहीं किया ना, मैं बात करूंगा उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, हमारे बॉडी में सारे सेल का जो शेप है वो सेम है क्या? हाँ, हाँ। राइबोसोम को अपन ऑर्गेनेलिज विद इन ऑर्गेनेलिज कहते हैं। यस। आइए जी, सब अभी आगे धीरे धीरे बात होगा जी। सेल्स डिफर ग्रेटली इन दी साइज, ध्यान देना, साइज, शेप और ये एक्टिविटीज में डिफर करते हैं। अब जो सेल्स का साइज अलग अलग हो सकता है क्या? सेल का शेप अलग अलग हो सकता है क्या? और सेल की एक्टिविटीज भी आपकी अलग अलग होती है। अभी अपन इस डायग्राम में देखने वाले हैं। आइए जी, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, सबसे छोटा सेल कौन सा है मुन्ना? सबसे छोटा सेल्स माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। कितना? ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। बेटा 1 माइक्रोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर है? ये बात याद रखना जी। वाइल जो बैक्टीरिया का लेंथ होता है मुन्ना, द लेंथ बैक्टीरिया कुड बी द 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का लेंथ तुम्हारा 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है जी। आइए बेटा, सिंगल आइसोलेटेड सेल जो कि बहुत ही बड़ा है, वो कौन है? पेपर में डायरेक्टली सवाल आया है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वह तुम्हारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब इसका साइज कितना होता है तुमको पता है क्या? हमको सिर्फ मास्टर रटवाता है। होता है इसका 15/13 सेंटीमीटर, 15/13 सेंटीमीटर। तो जो आपने स्केल देखा अपना, स्केल स्केल, अरे बेटा जो तुम्हारी स्केल होती है कितने सेंटीमीटर की होती है? 15, 15 होती है ना, 15। तो 15 सेंटी उतना बड़ा तुम्हारे पास वो सेल होता है, और 13 उसका डायमीटर है। तो
15/13 का वो तुम्हारे पास क्या है जी, जो एग है ऑस्ट्रिच का उतना बड़ा होता है जी। आइए जी, अब अमॉन्ग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी हम अगर बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जो ह्यूमन का जो आरबीसी है ना, उसका डायमीटर कितना है मुन्ना, 7.0 माइक्रोमीटर, मीटर मत बोलना, माइक्रोमीटर। अब जो नर्व सेल है मुन्ना, वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट सेल है, कितना सेल है, कितना बड़ा, तो ये तुम्हारा ओवर 1 मीटर तक जाता है। ये 1 मीटर मतलब ओवर मत बोलो, मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर इसका लेंथ होता है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया साइज केस में। अब इनका जो शेप है मुन्ना, वो वेरी करता है क्या, सेल्स का शेप भी वेरी करता है। अब सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब कुछ सेल्स तुम्हारे डिस्क शेप्ड होंगे, कुछ पॉलीगोनल होंगे, कुछ कॉल्यूमिनार होंगे, कुछ क्यूबॉइडियल होंगे, कुछ थ्रेड की तरह दिखेंगे, कुछ तुम्हारे इवन इरेगुलर होंगे, है कि नहीं, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम में होता है ना सेल्स। अच्छा, जो शेप है मुन्ना सेल का, वो किससे पर वेरी करता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेप है किसी भी सेल का, वो डिपेंड करता है सेल के फंक्शंस पर। ये तुम्हारा स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है। द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो शेप होता है सेल का, वो डिपेंडेंट है तुम्हारे पास, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है, यहां तक किसको डाउट है बच्चों, यहां तक किसी को भी डाउट है, एक पैसे का भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे सुनो जी, अब ये तुम्हारा आरबीसी है मुन्ना, इसका डायमीटर कितना है जी, 7.0 माइक्रोमीटर, इजंट इट, कोई डाउट, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो ये राउंड और बाई कॉनकेव है क्या, बाई कॉनकेव, ये भी ध्यान रखना। ये तुम्हारा WBC है और ये तुम्हारा एमियोबॉइड है। एमियोबॉइड का मतलब क्या, ये इरेगुलर होते हैं क्या, ये तुम्हारा इरेगुलर है, अमीबा की तरह ये तुम्हारा इरेगुलर है। अब ये एमियोबॉइड की वजह से वो लोग एक प्रोसेस कर पाते, उसको अपन कहते हैं डायपिडाइसिस। डायपिडाइसिस का मतलब होता है ये अपने आप को स्क्विज करके नैरो तुम्हारे जो कैपिलरीज होते हैं उनसे भी निकल सकते हैं। ठीक है, आइए जी, अब कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल के बारे में तुम जानते हो बेटा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल में जो न्यूक्लियस है वो कहां पर मिलता है, यहां पर ये जो न्यूक्लियस है वो कहां पर मिलता है, ये आपको बेस पर मिलता है। और इसका एग्जाम्पल कौन है मुन्ना, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे पास स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्लियर है, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो सेल्स तुम्हारे लॉन्ग और नैरो हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा है मुन्ना, अब देखो इसका फंक्शन, ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा फॉर एब्जॉर्प्शन। आ जाओ, अब ये देखो, ये नर्व सेल है मुन्ना, नर्व सेल तुम्हारा ब्रांच्ड है और ये लॉन्ग थ्रेड की तरह दिख रहा है, और ये ओवर 1 मीटर आपके लॉन्ग हो सकते हैं। डन, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा जी। अब ये तुम्हारा ट्रकीड है, अब ये ट्रकीड तुम्हारे पास किसका मेंबर है, ये तुम्हारा जाइलम का मेंबर है। देखो, जब तुम्हारी एनसीईआरटी में ना, जब कोई भी एग्जाम्पल अगर रिपीट हो ना, तुम वहीं पे ना उसको रिवाइज भी कर लिया करो। आइए जी, अब ट्रकीड्स के बारे में तुम क्या जानते हो, इसका जो इनर वॉल होता है मुन्ना, इनर तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये इनर बहुत ही थिक है क्या, और ये तुम्हारा वेसल्स, जो वेसल्स होते हैं वो तुम्हारे लैक करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो तुम देख लेना जी। ओके, तो ट्रकेट्स तुम्हारा कैसा है मुन्ना, इलोंगेटेड है। और ये डेड है या लिविंग है मुन्ना, ये तुम्हारा डेड होता है, और ये आपका वाटर कंडक्शन में हेल्प करेगा। डन, यहां तक आ जाओ। अच्छा, ये तुम्हारा मीजोफिल सेल्स हैं, जो कि आपका राउंड है और ये आपका ओवल है। ठीक है, जिसका ये मीजोफिल सेल्स में तुम्हारे क्या होते हैं जी, ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल मुन्ना पिगमेंट्स मिलेंगे, और यही क्लोरोफिल आपका फोटोसिंथेसिस में बच्चों आपको हेल्प करता है जी। एक सेकंड रुको बच्चों, मैं थोड़ा सा ना वाइब्रेशन मोड पे डाल दूं फोन, वरना सब कॉल कर रहे हैं। किसको डाउट है यहां तक, किसको यहां तक डाउट है, बिल्कुल भी नहीं ना, आ जाओ थोड़े से सवाल कर लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वो कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है जो कि प्रो और यू में दोनों में मिलेगा बच्चों, वो है आपका राइबोसोम्स, वो है आपका राइबोसोम्स। अब विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स कहां पे प्रेजेंट है, अब बताओ, राइबोसोम तुम्हारे पास कहां कहां पर मिलता है, एक तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, प्लांट में तुमको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, इवन माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है। आइए जी,
एनिमल सेल विच बियर्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तुम फॉर नाउ नन ऑफ दिस पे टिक करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रोसोम्स है, भले वो तुम्हारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मिलके बनते हैं, लेकिन तुम सेंट्रोसोम्स कह सकते हो जी। आ तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा बनना है? स्मॉलेस्ट सेल यहीं पे रिवीजन करते हुए मेरे साथ ही चलो। वो तुम्हारा माइकोप्लाज्मा है। इसका साइज कितना होता है मुन्ना? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, आइए जी। लेंथ कितना होगा माइकोप्लाज्म का? हमने बोला कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? सॉरी, 10⁻⁻6 मीटर। अगर जो मीटर में कन्वर्ट करना और 3 में लेकर आऊं तो मैं कितना बोलूंगा? 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये मैं बोलूंगा उसको? यस। अगर मेरे को जीरो भी अगर हटाना होगा तो नन ऑफ दिस। आइए जी, साइज ऑफ बैक्टीरिया कुड बी, तो 3 से या 5 तुम्हारा माइक्रोमीटर होता है क्या? अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 3 या 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होगा। डन। अगला सवाल सुनो। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना है मुन्ना? ह्यूमन आरबीसी ये 7 माइक्रोमीटर है, मतलब 10⁻⁻6 लगाऊंगा तो बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड, वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है क्या? ये 15/13 सेंटीमीटर के होते हैं। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल्स? बेटा अभी रुको यार, अभी इसके बारे में तो अभी अपने को पढ़ना है यार, पढ़ना है, अभी रुक जाओ। यहां तक किसी को डाउट है मुन्ना? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? एक बार थोड़ा जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है यहां तक? पक्का? हम्म, एक सेकंड रुक जाओ। ना फाइन। डन। आइए जी, अभी हम बात करेंगे मुन्ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं मुन्ना? ये वो सेल्स हैं जिनके पास क्या नहीं होता? ये वो सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस जो है इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। ऐसा न्यूक्लियस जिसका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं मुन्ना? इसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एकदम उलझा हुआ रहेगा और साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेगा। क्लियर है? आइए जी, यहां तक किसी को डाउट है जी? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या? उसके पास न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, जिसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, लैग कर रहा था क्या? लैग नहीं कर रहा है। हाँ, सारे क्वेश्चन आप करा चुके हैं। हाँ ऋषभ, लेकिन रिवीजन हो रहा है ना यार। यार ऐसा मत क्या करो, देखो रिवीजन तुम्हारा अल्टीमेट गोल है बायोलॉजी में, रिवीजन। ओके, आ जाओ अब सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, कौन कौन रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मैं मुझसे एक किंगडम पूछूं तो तुम उस किंगडम का नाम क्या बताओगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब इसमें तुम्हारे कौन आएंगे? बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन अलगी आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, और तुम्हारा पीपीएलओ आएगा। पीपीएलओ तुम्हारे पास क्या होता है जी मुन्ना? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको याद होना चाहिए जी। डन। अच्छा अब सुनो जी। ओके, दे आर जनरली स्मॉलर। अब इनका अगर तुम शेप देखोगे या साइज देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कितने छोटे होते हैं क्या? अगर तुम वहीं पर अगर बैक्टीरिया का अगर तुम शेप देखोगे तो बैक्टीरिया का शेप कितना बोला गया है? 3 to 5 माइक्रोमीटर बोला गया है, अगर तुम पीछे अगर पढ़कर आए रहोगे। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे खेला करती है। पूछो क्या खेला कर रही है सर? एनसीईआरटी ये कह रही है कि बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का जो शेप होता है, साइज होता है, वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अगर तुमको सिर्फ बैक्टीरिया का अगर साइज पूछे, अगर बच्चों अगर आपको सिर्फ बैक्टीरिया का साइज पूछे, आप लोग क्या टिक करोगे? 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए टिपिकल बैक्टीरिया का साइज, तो टिपिकल बैक्टीरिया आपका 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा। याद रहेगा? तो ये एग्जाम में वो लोग खेला कर सकते हैं, टिपिकल वर्ड यूज करके कंफ्यूज करवा दें। अच्छा, पीपीएलओ ये माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, आ जाओ। अब इनका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है।
अगर ऑप्शन में अगर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ अगर दिया रहा है, पीपीएलओ पे सीधा चुपचाप टिक कर देना। और वायरसेस तो बहुत छोटे हैं, कितना है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स कितना बड़ा है जी, 10 to 20 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे मुन्ना, आरबीसी तुम्हारे पास वो मल्टी सेलुलर में आएगा, है ना, जो कि 0.7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। यहां तक इसको डाउट है, यहां तक। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है मुन्ना, वो तुम्हारे बहुत ही छोटे हैं, दे आर स्मॉलर। टिपिकल का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है शिवानी जी, ओके आ जाओ जी। तो जनरली तुम्हारे ये स्मॉलर होते हैं और ये मल्टीप्लाई करेंगे मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या। अब कितने लोगों ने दही बनते हुए देखा है, मम्मी क्या करती है, रात को थोड़ा सा जोरन डाल देती है, यूपी बिहार में जोरन कहते हैं इन कोलम को। तो जोरन डाल दिया, सुबह तक वो दही बन के रेडी हो गया है, मतलब रात भर में वो लोग कबड्डी खेल लेते हैं अपना, मतलब दे डिवाइड वेरी रैपिडली। अच्छा, जो उनका शेप और साइज है मुन्ना, वो ग्रेटली वेरी करता है क्या, ओके, दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज। अब हमारे पास चार बेसिक शेप्स होते हैं, कितने बेटा, चार बेसिक शेप्स हैं। द फोर बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर, अब वो चार बेसिक शेप कौन कौन से बच्चों, एक है तुम्हारे पास बैसिलस। बैसिलस माने क्या होता है मुन्ना जी, रॉड शेप्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, अपना खोलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो बैसिलस के पास क्या होता है, ये बैसिलस है, बैसिलस के पास है ना मुन्ना स्पोर्स होते हैं, उसके पास स्पोर होता है, और ये स्पोर उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। क्लियर है, या अगर एडवर्स कंडीशन में अगर उसको रिप्रोडक्शन करना हो तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, याद करो वहां पे देखो पीछे जाके। फिर कोकस होता है क्या तुम्हारे स्फेरिकल, विब्रियो आपके कॉमा शेप्ड, और स्पाइरुलम आपके स्पाइरल शेप्ड। तो ये चार आपके बेसिक शेप्स हैं। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ो, देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना, एक एक वर्ड यहां पे सुनना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो फंडामेंटली तुम्हारे पास सिमिलर होता है क्या, इट इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो द प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जिबिट द वाइड वेराइटी ऑफ द शेप। अब एंड फंक्शन, वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, इस लाइन का मतलब क्या है मुन्ना, भले तुम्हारे पास अलग अलग शेप और साइज रहे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल में, यहां पे इसका राइबोसोम कहां पर मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप और साइज। शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है मुन्ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो फंडामेंटली तुम्हारा सिमिलर रहता है। ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है जी। डन, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आ जाओ, ओके। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना है जी, 1 से लेके 2 आपके पास माइक्रोमीटर होता है, ओके, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज जी। अच्छा, एक मिनट रुको बच्चों यार, ये ना थोड़ा सा स्क्रीन है ना फ्रीज हो गया। आइए जी, अभी हम बात करेंगे द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द सेल वॉल। बेटा, प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है क्या, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो किंगडम मोनेरा में अपन ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, लेकिन ये नॉन सेलुलोसिक होते हैं, तुम्हारे नाग और नाम से मिलकर बनते हैं जी। अब ये सेल वॉल किसको सराउंड करेगा, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करेगा, विच सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में क्या लैक करता है बताओ, माइकोप्लाज्म लैक्स सेल वॉल। बेटा, सेल वॉल लैक करता है माइकोप्लाज्म में, हम लोगों ने पढ़ा है ना, माइकोप्लाज्म में आपका सेल वॉल जो है वो लैक करेगा जी। आइए जी, अब यहां पे ना मुन्ना खेला हो गया, पूछो सर क्या खेला हो गया, पूछो ना सर क्या खेला हो गया। हम लोगों को क्या बोला गया था कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोकैरियोट्स में क्या बोला गया है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब वहां पे जनरलाइज सेल के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पे ये बोला गया कि सेमी फ्लूइड तुम्हारे पास ग्राउंड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है मुन्ना आपके पास, क्योंकि फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, है ना, ध्यान रहेगा, जो कि साइटोप्लाज्म में आपके पास मिलेंगे जी। यहां तक किसको डाउट है मुन्ना, यहां तक बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए जी। आइए जी, उसके बाद क्या बेटा, इनके जो न्यूक्लियस है वो वेल आपके मार्क्ड है क्या, बिल्कुल भी वेल मार्क्ड नहीं है, देयर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
किसी प्रकार का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है यहां पर। इसका मतलब क्या है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर एनवलप, किसी प्रकार का न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। इसका मतलब जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? नेकेड है क्या? ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड का मतलब है खाली है, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, नॉट एनवलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इन एडिशन टू द जीनोमिक, अच्छा जीनोमिक डीएनए का मतलब क्या? जीनोमिक डीएनए का मतलब इसी को अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीनोमिक डीएनए को ही अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, दैट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। आइए जी, अब देखो जीनोमिक डीएनए के बारे में क्या लिख रही है एनसीईआरटी। दिस सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए मुन्ना। जो जीनोमिक डीएनए होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स कितने मिलेंगे आपके? एक ही मिलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और डीएनए कैसे होता है जी मुन्ना? आपके सर्कुलर डीएनए होते हैं जी। तो जीनोमिक डीएनए के साथ साथ आपको एक एडिशनल प्रकार का यहाँ पे डीएनए भी मिलता है, डीएनए के सेट मिलते हैं जिसको अपन प्लाज्मीड कहते हैं जी। देखो, अब मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मैं भी तुमको डायग्राम दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, डायग्राम दिखाऊंगा। आइए, इसको अपन क्या कहते हैं? दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड अ प्लाज्मीड। इस स्मॉलर डीएनए को अपन क्या कहते हैं मुन्ना? प्लाज्मीड कहते हैं जी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बेटा बाबू यहां तक किसको भी डाउट है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। एक पैसे का भी डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। आउटर जो लेयर होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो किनसे मिलकर बना होगा जी? बेटा वो सेल वॉल का मिलकर बना होगा। उस सेल वॉल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा जी, ठीक है। सेल वॉल किसमें नहीं मिलता बाबू? सेल वॉल किसमें नहीं मिलता? तो आप बोलेंगे सर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलता, वो हम लोग जानते हैं जी। साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स बियर कर रहा है या फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स बियर कर रहा है? बताओ थोड़ा, बोलो जरा। तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। अपने तुम ना दोस्तों से पूछना जो कोचिंग में पढ़ता है ना, रो देंगे वो लोग। आ जाओ जी। अच्छा आप सुनो जी, क्या बेटा प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो नेकेड है। इसका मतलब खाली है, किसी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि नेकेड हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसे अपन जीनोमिक डीएनए कहते हैं, या तो उसे बेटा अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप देख रहे हो, किसी प्रकार का न्यूक्लियर एनवलप ऐसे प्रेजेंट है क्या बच्चों? नहीं है। इसको अपन न्यूक्लियोइड कहेंगे जी। ओके, आ जाओ जी। अब जो न्यूक्लियोइड होता है, जो तुम्हारा जीनोमिक डीएनए है, उसमें क्रोमोसोम कितने होगा बाबू? सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम तुम्हारा सिंगल होगा जी। हाँ, नया ना कभी नहीं देगा वो, कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ करेगा जी। और सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर डीएनए होंगे जी। अब आउटसाइड जीनोमिक डीएनए आपको सर्कुलर डीएनए एक मिलता है, उसे अपन क्या कहते हैं मुन्ना? प्लाज्मीड कहते हैं, प्लाज्मीड कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड यार, ये पता नहीं क्या तो दिक्कत हो गया है बच्चों, एक सेकंड दे देना। आज थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स अ सर्टेन, कन्फर्स का मतलब है प्रोवाइड करना, कन्फर का मतलब होता है प्रोवाइड करना जी। तो साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड का मतलब होता है जेली लाइक, और फ्लूइड का मतलब होगा कि पूरा फ्लूइड रहेगा वो, ठीक है। और यही यहीं पर एनसीईआरटी आपको नचाती है। कन्फर का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना। तो प्लाज्मिड मुन्ना बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करवा रही है? देखो, तो प्लाज्मिड और प्लाज्मिड डीएनए प्रोवाइड सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक का मतलब कौन सा कैरेक्टर हो गया? एक्सटर्नल या इंटरनल? आपका एक्सटर्नल कैरेक्टर, ठीक है। तो सच बैक्टीरिया, अब एक ऐसा कैरेक्टर कौन सा होता है जी मुन्ना? वन सच कैरेक्टर्स इज अ रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है कि ये समझो कि अगर बैक्टीरियल सेल्स को अगर रखा गया, समझो अगर बैक्टीरियल सेल के पास अगर प्लास्टिड है, प्लाज्मिड है टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। अगर उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा गया तो वो बैक्टीरिया मरेगा क्या? बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि वो उसके पास उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक लाइन लिखा गया जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। क्या? इन दी हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को अपन किसकी तरह यूज करते हैं आगे?
इसको हम लोग वेक्टर की तरह आगे यूज करने वाले हैं क्या? हम लोग आगे इसको वेक्टर की तरह यूज करेंगे बायोटेक एप्लीकेशन में। ओके, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। इस लाइन का मतलब क्या है मुन्ना? इसको ना मैं पूरा अंडरलाइन कर देता हूं, और इस लाइन का मतलब क्या है पहले समझो। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब कोई फॉरेन डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, देन प्लाज्मिड क्या करेगा जी, उस अनसुटेबल उस फॉरेन डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हो? मैं कहां पे लिखा दूं? यहां पे लिखाता हूं, देखो क्या, कि व्हेन फॉरेन डीएनए एंटर्स इन बैक्टीरियल सेल, तो क्या करेगा जी मुन्ना, ये जो तुम्हारे पास प्लाज्मिड है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके, उस फॉरेन डीएनए को। समझे? ओके, ये लाइन आप लोग समझे क्या? आइए जी अब सुनो जी। अब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुमको इसमें देखने को मिलेगा क्या? क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर। देखो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें मिलता है आपको, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट्स में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। ओके सॉरी, इट इज फाउंड इन द यूकैरियोट्स। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनेलिज जो होगा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा क्या जी? कोई भी ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है जी। नो ऑर्गेनेलिज like the ones in the eukaryotes are found in the prokaryotes. ओके, कोई भी ऑर्गेनेलिज नहीं मिलेगा एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अब राइबोसोम तुम्हारे पास क्या है जी मुन्ना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है क्या? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड आपका होता है जी। क्लियर है? अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स के पास और क्या होता है मुन्ना? प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन्स। अब ये इंक्लूजन्स क्या होते हैं जी मुन्ना? स्टोरेज बॉडीज। ये आपका स्टोरेज बॉडीज है। क्या है आपका स्टोरेज बॉडी? अच्छा, अब मुन्ना आपको एक और चीज क्या देखने को मिलेगा, जो उनका सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, अगर ये समझो ये तुम्हारे पास बैक्टीरियल सेल है, ये उसका सेल वॉल हो गया, ये उसका सेल वॉल हो गया। मुन्ना आपको सेल मेम्ब्रेन में ना ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है। आप अगर सेल मेम्ब्रेन बनाओगे ना तो बहुत जगह पे ऐसा इनफोल्डिंग्स होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये है सेल मेम्ब्रेन ही, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन ही है। लैग हो गया क्या यार? अरे यार बच्चों, लैग हो गया क्या? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक सेकंड बच्चों। नाउ फाइन क्या? सो सॉरी यार। अरे यार ये मोटा भाई क्या कर रहे हैं यार, जियो वाले आज लैग क्यों करवा रहे हैं यार? अरे एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड यार। नाउ फाइन क्या? सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी, सो हम्बली सॉरी। अगेन नाउ रिजॉल्व, नाउ रिजॉल्व क्या बच्चों? सो सॉरी। बढ़िया, अभी अभी बढ़िया हो गया, अभी बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन नाउ। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो यार, अभी बढ़िया हो गया? नो, नाउ फाइन ना बच्चों, नाउ फाइन। सो सॉरी, कभी कभी होता है यार, बड़े बड़े शहरों में कभी कभी छोटी छोटी सी गलती हो जाती है। मतलब आज मोटा भाई थोड़ा सा आज हैंग हो गया। मोटा भाई मतलब कौन? अपने क्या नाम है उनका, अंबानी साहब। ठीक है भाई, जियो का अपन यूज करते हैं। सुनो, हम लोग कहाँ पे थे मुन्ना? अब ये जो लाइन है ना नीचे वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लाइन कह रही है। हम लोग सभी लोग जानते हैं बाबू कि आपका आउटर वॉल क्या है जी, सेल वॉल है, बाहर सेल वॉल मिल रहा है। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन में ना ये आपको इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेगा। इस इनफोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं बाबू? इस इनफोल्डिंग को, ओके यस, इस इनफोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं बाबू? बोल बोल बोल, इसी को अपन कहते हैं क्या? मेरे को नहीं पता। मीसोसोम्स, मीजोसोम्स कहते हैं इसको। और ये मीजोसोम्स क्या करेगा मुन्ना? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। जब ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो गया, जो भी कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी काम है, इट इज जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया।
ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपका होता है, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ओके, तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे वही बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई स्पेशलाइज्ड, ओके, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, ये ऐसा वैसा सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन बब्बू आपका डिफरेंशिएटेड है जी। ओके, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम्स। और ये जो मेसोसोम्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मुन्ना प्रोकैरियोट्स का, और ये प्रोकैरियोट्स की पहचान है, ये आपका प्रोकैरियोट्स की पहचान होती है जी। अच्छा, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो मेसोसोम्स क्या होता है जी मुन्ना? दे आर दी, ओके, ठीक है, हाँ, मेसोसोम्स आपके पास क्या होता है जी? सुनो यार बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, अ, चलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो सुनो जी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन की, इसी को अपन क्या कहते हैं जी मुन्ना? मीजोसोम्स कहते हैं जी। मेरे को लगा मैं फिर लैग करने लगा। चलो, यहां तक किसको डाउट है बच्चों? ओके, यहां तक किसी को भी डाउट है? एक बार ये थोड़ा सा बता दो यार। सो सॉरी यार, बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, और हमारा ये टूट गया, पेज टूट गया जी। ओके, एक सेकंड रुक जाओ जी। सर ये लिंक आप अपने कोड के, चलो यार, डन। कोड कोड बहुत हो गया। बच्चों, कौन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं है? ओके, लास्ट के 3 लाइन नहीं समझ में आया क्या? कौन से ये 3 लाइन? ये लास्ट के 3 लाइन क्या? लास्ट के 3 लाइन क्या? चलो मैं समझा देता हूँ, समझा देता हूँ। कौन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होगा, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक होगा, बीजीए प्रोकैरियोटिक होगा, और पीपीएलओ भी तुम्हारा प्रोकैरियोटिक होगा। अब बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज रॉन्गली मैच्ड? कौन यहाँ पे तुम्हारे पास ओके रॉन्गली मैच्ड है? कौन यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है? बताओ। अब विब्रियो तुम्हारे पास क्या होंगे जी? विब्रियो जो है वो तुम्हारे पास क्या होंगे? ये तुम्हारे कॉमा शेप्ड होंगे, ये आपके कॉमा शेप्ड होते हैं जी। कैसे होंगे जी? आपके कॉमा शेप्ड होंगे जी। अब भाग गया यार। अब बच्चों, कौन सा यहाँ पे ट्रू है फॉर दी प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है जी? अब सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आपका एनवलप नहीं है मुन्ना किसी प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब स्मॉल सर्कुलर आपको डीएनए देखने को मिलता है क्या? विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जो कि यूनिक कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया को। बात डन है, बात डन है। आ जाओ सर, आ जाओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं बेटा? इस इनफोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं? मीजोजोम्स कहते हैं जी। क्या कहते हैं मुन्ना इसको अपन? मीजोजोम्स कहते हैं। टिपिकल साइज बैक्टीरिया का क्या होता है? टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया, पहले वायरस का बताना। वायरस का क्या होता है जी मुन्ना? 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। और पीपीएलओ का आपका कितना होगा जी? पीपीएलओ का आपका 0.1 माइक्रोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट। आइए जी, सेल एनवलप लेयर ऑफ बैक्टीरिया, अभी तो पढ़ा ही नहीं हम लोग। एक बार बेटा इसको रिवाइज कर ले क्या? मेरे बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं आया इस पैराग्राफ में। चलो, मैं एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद अपन ये शुरू करेंगे। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है हम लोग देख लेंगे। पहले रिवाइज कर लो यार। सुनो यार मेरे बच्चों, जितने भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें आउटर लेयर कौन सा है? पहले ये बताओ। आउटर लेयर, आउटर लेयर सेल वॉल का है। लेकिन ये जो सेल वॉल है मुन्ना, ये तुम्हारा क्या है? सेलुलोसिक है या नॉन नॉन सेलुलोसिक है? ये नॉन सेलुलोसिक है। सेल वॉल के बाद तुम्हारे पास अंदर का लेयर कौन सा होगा? थोड़ा बताना। अंदर का लेयर सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, आ जाओ जी। यहां पर जो तुमको साइटोप्लाज्म मिलेगा, वो सेमी फ्लूइड होगा या तुम्हारा फ्लूइड इन नेचर होगा? जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा बच्चों, वो तुम्हारे पास फ्लूइड इन नेचर होगा। इनका जो डीएनए मटेरियल है, वो नेकेड है या तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है? बताइएगा। यहाँ पे जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल्स है, वो नेकड है। ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि नेकड हो, मतलब कवर्ड ना हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसे अपन क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए, या तो इसे अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीनोमिक डीएनए की प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होती है, बात ध्यान रखना। इसकी प्लॉइडी आपकी आपकी हरदम क्या होगी जी? ये आपकी हैप्लॉइड होती है, ये भी ध्यान रखना जी। ठीक है, अच्छा। अब जीनोमिक डीएनए में क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? सिंगल मिलेंगे क्या? और तुम्हारे डीएनए कैसे होंगे जी मुन्ना? ओके, सर्कुलर होंगे जी। क्लियर है? अब आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए तुमको क्या मिलेगा? आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए आपको क्या मिलता है जी मुन्ना? स्मॉल सर्कुलर एक डीएनए मिलेगा, उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड के पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या?
उसे अपन क्या कहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, है ना, उसे अपन प्लाज्मिड्स कहते हैं जी। आ जाओ जी, अब और क्या है, और कुछ नहीं। अब इसी प्लाज्मिड्स को हम लोग एज अ वेक्टर की तरह यूज करेंगे डीएनए, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए जी। आइए जी, फिर क्या मुन्ना किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा क्या? प्रोकैरियोट्स में किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है। अच्छा, क्या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा? नहीं सर, वो फीचर किसका है जी? आपका यूकैरियोट्स का आपका होता है जी। इसके पास इंक्लूजन बॉडीज मिलती है क्या? स्टोरेज बॉडीज मिलती है। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को अपन कहते हैं मीजोसोम्स कहते हैं। और ये मीजोसोम्स क्या करता है? ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बोल दे यार, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। कह रहे कि सर लिखवा के बता दो यार, कितना तुम मेरे को सताओगे यार। लिखवा के नहीं, मैं डायग्राम में चलो पूरा रिवाइज करवा देता हूं बेटा। ये तुम्हारा क्या अपना चैप्टर बहुत बड़ा है ना, उसके लिए थोड़ा सा देखो। ये तुम्हारा बाहर सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। अंदर क्या मिलेगा? ये अंदर तुमको क्या मिलेगा? ये तुम्हारा अंदर क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन यहीं पे बहुत जगह पे क्या देखने को मिलता है? यहीं पर बहुत जगह पर क्या देखने को मिलता है? बहुत जगह पर आपको ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इस इनफोल्डिंग को मैं क्या नाम दूंगा? इस इनफोल्डिंग को मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं कहूंगा बच्चों मीजोजोम्स कहूंगा। ठीक है। अब यहां पे जो तुम्हारे पास जिनेटिक मटेरियल है अंदर, इस जिनेटिक मटेरियल को मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं कहूंगा मुन्ना जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियोइड। अब जो ये तुम्हारा न्यूक्लियोइड है वो तुम्हारा कवर्ड है क्या? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके अच्छा। अब ये जो जीनोमिक डीएनए है उसमें क्रोमोसोम कितने हैं जी? सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। और तुम्हारे पास और तुम्हारे पास सर्कुलर डीएनए होगा। अब आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए तुमको क्या देखने को मिल रहा है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसे मैं क्या बोलूंगा? प्लाज्मिड कहूंगा क्या? इसमें भी जो डीएनए होंगे वो कैसे होंगे जी? सर्कुलर डीएनए मिलेंगे आपको। बोल मेरी जान, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। यहां पे राइबोसोम मिलेगा क्या? यहां पे 70s राइबोसोम मिलेगा। सर 70s क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है। यहां पे जो बेटा आपका साइटोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म कैसा होगा? जो साइटोप्लाज्म आपका यहां पर होगा वो तुम्हारा फ्लूइड होगा। डन? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो मैं रिवाइज करवा करवा के पढ़ा रहा हूं। ओके चलो आ जाओ जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुन्ना सेल एनवलप के बारे में और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से लगा के यहाँ पे ध्यान लगा के सुनना जी। ओके आ जाओ सुनो यार। अब वो सेमी फ्लूइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइक नहीं हो रहा ना, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, इनका जो सेल एनवलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? देखो दे हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। अब whenever we use a term cell envelope, सेल एनवलप का मतलब क्या होता है जी मुन्ना? जिसमें तुम्हारे पास तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके सेल एनवलप इज फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर्स। एनवलप का मतलब क्या होता है? जिसमें लेयर हो। तो सेल एनवलप का तीन लेयर से मिलकर बनता है। और सेल एनवलप तुम्हारा केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। ये केमिकली तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब देखो जो सेल एनवलप है आपका, सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड। अभी जो तीनों लेयर्स होंगे वो तुम्हारे पास कैसे होंगे? ये तीनों लेयर तुम्हारे टाइटली बाउंडेड है क्या? ये जो तीनों लेयर है बच्चों आपकी वो टाइटली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। ओके अब ये तीन लेयर देखो कौन कौन से हैं। पहला जो तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है उसे अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को बाबू अपन क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलेक्स कहेंगे। अब ग्लाइकोकैलेक्स के बाद कौन आएगा तुम्हारे पास? सेल वॉल आएगा। और उसके बाद तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो अभी तक मैंने तुमको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने तुमको यही पढ़ाया ना बेटा, आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन सेल वॉल के भी बाहर एक लेयर होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
क्या ये ध्यान रहेगा आपको? तो सेल एनवलप तुम्हारा केमिकली कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या तुम्हारा सिंपल है, बताओ? ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है बच्चों? तो ये तुम्हारा केमिकली कॉम्प्लेक्स है। सेल एनवलप कितने लेयर से मिलकर बना है जी मुन्ना? ये 3 टाइटली लेयर से मिलकर बना हुआ है। आउटर मोस्ट तुम्हारे पास क्या होगा, ये पेपर में आता है, अरेंज करो सेल एनवलप के लेयर को। आउटर मोस्ट तुम्हारे पास ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल और अंदर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, आ जाओ जी। अब ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म सेम फंक्शन या डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। बेटा ये तीनों लेयर का जो फंक्शन है वो सेम है या अलग अलग है? ये तीनों लेयर का फंक्शन अपने जगह पे अलग अलग है, लेकिन ये तीनों लेयर साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों साथ में मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ओके, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये लाइन को समझो, देखो फील करना है एनसीईआरटी को। तो जो सेल एनवेलप है वो तुम्हारा टाइटली बाउंडेड लेयर है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। आउटर मोस्ट तुम्हारे पास कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल, अंदर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों के जो फंक्शन है वो सेम है या अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग फंक्शन है। बट ये तीनों साथ में मिलकर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहा है जी। अब देखो बेटे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, कितने बच्चों को नहीं पता यार, और टीचर बताते भी नहीं है, चलो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब bacteria can be classified into a two group on the basis of the differences in the cell envelope and in the manner in which they respond to the staining procedure developed by the gram. अब ये लाइन को पहले समझना, यहाँ पे एक लाइन बहुत छुपी हुई है क्या, कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन 2 चीज। पहला है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में 3 लेयर आता है, तुम कौन से लेयर के बारे में बात कर रहे हो बेटा? सेल वॉल के बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर। अब देखो बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, देखो मैं बहुत आसान तरीके से याद कराऊंगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, थिक वॉल होते हैं। और जब तुम इसको स्टेन करोगे तो ये पिंक कलर देता है। तो याद करने का तरीका क्या है जी मुन्ना, पी माने पॉजिटिव और पी माने पिंक, डन। और ग्राम नेगेटिव क्या होता है जी मुन्ना, जो स्टेन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो इसका सेल वॉल रहेगा वो तुम्हारा थिन वॉल्ड है, मतलब उतना ज्यादा तुम्हारे पास नहीं होता है जी। और ये तुम्हारे पास क्या करेगा मुन्ना, ये कौन सा कलर देगा, कैन एनीवन कैन गेस? ये तुम्हारा पिंक कलर देता है जी। अब याद करने का तरीका क्या, जो नेगेटिव में आई आ रहा है और तुम्हारा पिंक में, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, एक जगह मैंने गलत बोल दिया। बेटा पिंक कलर तुम्हारा ग्राम नेगेटिव देता है और ग्राम पॉजिटिव तुम्हारा पर्पल कलर देता है, पर्पल, पर्पल। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर देगा और ग्राम नेगेटिव तुम्हारा पिंक कलर देता है जी। ओके, हाँ जी। चलो ओके फाइन है, यहां तक कोई डाउट है? मैंने लिखने में गलती कर दिया। तो ग्राम पॉजिटिव तुम्हारा पर्पल कलर देगा और ग्राम नेगेटिव तुम्हारे पास बच्चों क्या करेगा जी, पिंक कलर देता है जब तुमको ग्राम स्टेन करोगे जी। याद रहेगा? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या सिर्फ स्टेनिंग के बेसिस पर है क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप आल्सो। सेल एनवेलप और स्टेनिंग के बेसिस पर 2 ग्रुप में तुम्हारे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है जी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पी माने पी, पर्पल और थिक वॉल्ड होंगे, और ग्राम नेगेटिव तुम्हारे पास क्या होगा जी मुन्ना, पिंक कलर देगा, स्टेन नहीं होगा प्रॉपर्ली, और ये तुम्हारे पास थिन वॉल्ड होते हैं जी। चलो जी, यहां तक किसी को डाउट है क्या जी? ओके, यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की ओर बढ़े क्या? ओके, आगे की ओर तुम्हारे पास अभी बढ़ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। ओके, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। सेल एनवेलप माने कितने लेयर्स, सेल एनवेलप माने कितने लेयर्स मुन्ना, 3 लेयर्स। अब ये तीनों लेयर्स तुम्हारे कैसे अटैच्ड हैं, तो ये टाइटली तुम्हारे बाउंडेड होंगे। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स। बीच का लेयर कौन सा है बाबू, सेल वॉल। अंदर का लेयर कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन है। ये तीनों का जो फंक्शन है वो सेम है या अलग अलग है? ये तीनों का फंक्शन सेम है या अलग अलग है? तीनों का फंक्शन अलग अलग है, बट ये साथ में मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह आपके बिहेव करते हैं। डन है इतना? आइए जी, अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दी, ओके, उनका क्या कहते हैं, एनवलप, और तुम्हारे पास कौन सा स्टेन में वो स्टेन हो रहे हैं जी। आइए, पहला तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव जो कि पर्पल कलर देगा और ग्राम नेगेटिव तुम्हारे पास पिंक कलर देता है जी। ठीक है, जो स्टेन नहीं होता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है क्या? देखो
ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस। बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पर दो प्रकार के ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं जी। ओके, तो बैक्टीरिया में दो प्रकार के ग्लाइकोकैलिक्स हैं। अगर वो तुम्हारे पास लूज शीट होगा उसे अपन कहेंगे स्लाइम लेयर। अब ये स्लाइम लेयर बहुत कम बैक्टीरियाज में होता है क्या जी, लेकिन वाइल वाइल इन अदर्स इट मे बी अ थिक एंड टफ। अगर थिक और टफ होगा तुम उसे कैप्सूल कहोगे। ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारे पास स्मूथ होगा तो उसे तुम स्लाइम लेयर कहोगे, जो कि तुमको बहुत ही कम बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। इन सब लिखा हुआ है, लेकिन मेजोरिटी में तुम्हें क्या मिलेगा जी, ना कैप्सूल्स मिलेंगे जी। आई जी। अच्छा, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला लेयर कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला लेयर वो है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल तुम्हारा रिजिड होता है क्या? रिजिड का मतलब है मुन्ना ये आपका हार्ड होता है। अच्छा, अब यही सेल वॉल तुम्हारा डिटरमाइन करेगा शेप ऑफ द सेल, कि भाई सेल का शेप क्या होगा। ठीक है, और यही प्रोवाइड करवाता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और टू द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, और ये प्रिवेंट करता है कि जो सेल्स है ना वो तुम्हारा बर्स्ट और कोलैप्स ना करे। क्या यहां तक कोई डाउट है मुन्ना? क्या यहां तक के डाउट है कोई? बिल्कुल भी डाउट नहीं है जी। आइए अब अगला, आइए अब इनरमोस्ट लेयर कौन सा है बेटा? इनरमोस्ट लेयर क्या वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है? इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली का मतलब क्या है? क्या सभी को अलाउ करेगा? नहीं सर, ये अलाउ करेगा सर्टन सब्सटेंस को। इट अलाउ सर्टन सब्सटेंस, ये कुछ ही सब्सटेंस को बच्चों आपके अलाउ करने वाला है जी। ओके, आइए जी। इन नेचर तो ये तुम्हारे पास सेमी परमिएबल है नेचर में, और ये इंटरैक्ट करता है दुनिया से। मतलब ये बाहर बाहर इंटरैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या? इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा गहरा है, समझ। इसको तुम केमिकल कोऑर्डिनेशन से इंटीग्रेट करोगे। अगर तुमको ये पता होगा, हमारे पास दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर और एक होता है तुम्हारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? वो रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा सिलेक्टिवली परमिएबल है और ये इंटरैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या? इसके पास क्या होगा? रिसेप्टर होगा, बिकॉज इट हैज रिसेप्टर। समझ रहे हो? लाइन को समझ रहे हो? फील करो बस इस लाइन को। आ जाओ। अब जो सेल वॉल है मुन्ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो सेल एनवलप, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है। ये बात तुम्हारी एनसीईआरटी यहां पे साफ साफ लिख रही है। क्या बोल रही है? दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। दिस मेम्ब्रेन का मतलब कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तुम्हारा पीवाईक्यूज भी रह चुका है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है। स्ट्रक्चरली सिमिलर है, बताओ। तो वह तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी। यहां तक कोई डाउट है क्या जी? नहीं तो यहां पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ना, आउटसाइड वर्ल्ड, वो एक्चुअली में ना हॉर्मोन्स के लिए यूज किया गया है। वही ना, एनसीईआरटी को तुमको समझना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने क्या बताया था मुन्ना, कि कभी कभी एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, मीजोसोम्स का। अब मीजोसोम्स क्या होता है जी मुन्ना? ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। देखो, अब अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज अ मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या है यार? ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है क्या? ये सेल मेम्ब्रेन का आपका इनफोल्डिंग है। ओके, देखो, which is formed by the extensions of the plasma membrane in the cells. Then these extensions are in the अब ये extension तुम्हारे तीन तरीके से हो सकते हैं। ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल्स का मतलब स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, टिब्यूल्स की तरह भी हो सकता है, और ये तुम्हारे लैमिले की तरह। लैमिले का मतलब कैसा? ऐसे। ठीक है, अच्छा। अब दे हेल्प इन व्हाट? सेल वॉल का फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में तुम्हारे हेल्प करेंगे। ओके, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स इसमें भी आपके हेल्प करते हैं जी। अच्छा, ये और किस में आपके हेल्प करेंगे मुन्ना? दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। कौन? मीजोसोम्स कर रहा है। सिक्रेशन प्रोसेसेस
और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, क्यों? फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस, सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। डन। अच्छा, अब कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है? आपको दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलता है, लेकिन अब ये एक्सटेंशन तुम्हारा बाहर की ओर होता है। देयर इज अ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक और आपको एक्सटेंशन देखने को मिलता है जिसे अपन क्रोमैटोफोर्स कहते हैं जी। अब ये क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट होता है क्या? अब ये जो पिगमेंट होगा ये किसके लिए होगा? तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के लिए होगा। ओके, फोटोसिंथेटिक आपको पिगमेंट मिलता है जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने तुमको अभी यही पढ़ाया क्या? ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे बाबू? ये तीनों मिलके आपके बनाएंगे सेल एनवलप। मैं यहीं पे अभी रिवाइज कराता हूं जी। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है बाबू, ये तुम्हारा आउटर लेयर है क्या? ये तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है। अब अगर ये बेटा अगर लूज रहेगा, इसे तुम क्या कहोगे? इसे तुम कहोगे स्लाइम लेयर कहोगे मुन्ना। और अगर ये तुम्हारा टफ रहा, इसे तुम क्या कहोगे? अगर ये तुम्हारा टफ रहा, इसे तुम कैप्सूल कहोगे। अब सेल वॉल तुम्हारा बीच का लेयर है और ये रिजिड और ये नॉन लिविंग है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो तुम्हारे पास कैसा है जी? ये तुम्हारा सेम होता है स्ट्रक्चरली इन दी यूकैरियोट्स। डन। आ जाओ, अभी थोड़ा सा यहां पे अपन आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे। अब देख लो, ये देख रहे हो आप लोग, ये देख रहे हो, ये तुम्हारे पास कैप्सूल। अच्छा, कैप्सूल बोला, इसका मतलब क्या होगा? ये जो तुम्हारा सेल ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसा ग्लाइकोकैलिक्स होगा? ये जो तुम्हारा ग्लाइकोकैलिक्स है ये तुम्हारा टफ होगा क्या? ये टफ होगा। ओके, यस, हाँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज ये चैप्टर। बीच वाला तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है, और ये मीजोसोम्स बोला गया। मीजोसोम्स एक्चुअली में क्या होता है मुन्ना? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुम्हारी इनफोल्डिंग है। देख रहे हो? क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? इसका फंक्शन क्या होता है जी मुन्ना? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना डॉटर सेल्स में, सिक्रेशन करना, ये सब काम होता है। साइनोबैक्टीरिया में तुम्हें एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म की ओर। इस एक्सटेंशन को अपन क्या नाम देंगे बच्चों? इसको अपन क्या कहेंगे जी? क्रोमैटोफोर्स कहते हैं जी। फाइन, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एक प्रकार का देखो, ये तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज और क्रोमैटोफोर्स। अब पेपर में ना सवाल आपका ये आता है कि जो क्रोमैटोफोर्स में जो तुम्हारा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा वो तुम्हारे बाहर की ओर मिलेगा या अंदर की ओर मिलेगा? तो लिखा है ना, इनटू द साइटोप्लाज्म। डन। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है। अब बेटा हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है तुम्हारा फ्लैजिला। थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए, अब जो बैक्टीरियल सेल्स है मुन्ना, ये तुम्हारे मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं क्या? अच्छा, अगर बेटा अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होगा? अब एक एक लाइन बड़े गौर से यहां पे सुनना जी। नहीं, क्या हो रहा है यार? अगर ये मोटाइल होंगे, सो दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल विच इज कॉल्ड अ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला तुम्हारा कैसा है जी मुन्ना? ये तुम्हारा थिन होता है क्या? और ये फिलामेंटस है। और ये जो तुम्हारे पास फ्लैजिला है वो कहां से निकल रहा है? वो आपके सेल वॉल में से निकलता है। अगर बैक्टीरिया अगर मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला मिलेगा। फ्लैजिला एक तुम्हारा थिन सा एक्सटेंशन है जो कि सेल वॉल से निकल रहा है। कहां से? सेल वॉल से निकल रहा है। अब सुनो जी, अब बैक्टीरिया शोज अ रेंज इन द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब देखो, तुमको ऑफलाइन कोचिंग में ना फ्लैजिला के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ा देते हैं, ठीक है? वो तुमको अभी याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। बट एनसीईआरटी बस इतना कह रही है कि बैक्टीरिया में अलग अलग नंबर्स में और अरेंजमेंट में आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है जी। अब बैक्टीरिया के फ्लैजिला का कितना पार्ट्स होता है? बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है आपका हुक, एक होता है तुम्हारा बेसल बॉडी। एक है फिलामेंट, एक है तुम्हारा हुक और एक है तुम्हारा बेसल बॉडी। डन, ये तुम्हारा तीन पार्ट है। अब सुनो, आगे सुनो जी। अब द फिलामेंट जो है ना वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। अब यहां पे कांड हो गया।
बेटा हमने क्या बोला, जो फ्लैजिला है वो थिन फिलामेंट है, जो कहां पे इम्बीड कर रहा है, सेल वॉल से निकल रहा है। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब ये फिलामेंट है ना तुम्हारे सेल्फ मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना, कि जो फिलामेंट है ना ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट पोर्शन है और ये आपका एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। अब तो ये बताओ, तो फ्लैजिला का मेन काम क्या हुआ मुन्ना? बाबू फ्लैजिला का व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? इसका काम होता है लोकोमोशन करना, ठीक बा, कोई दिक्कत बा? लोकोमोशन करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे। ये भी तुम्हारे सरफेस स्ट्रक्चर है। सरफेस का मतलब क्या है? जो कि तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन पर या सेल वॉल पे अटैच्ड है। सेल वॉल तो रिजिड होती है ना, नहीं तो फ्लैजिला उसके अंदर से निकल रहा है। मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये देखो सीरीज। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो जो फ्लैजिला है ना वो सेल वॉल से तुम्हारा एक्सटेंड हो रहा है। सेल वॉल कितने पार्ट में डिवाइडेड है मुन्ना? 3 पार्ट में। एक है तुम्हारे पास क्या, फिलामेंट, ठीक है, और यही तुम्हारे पास फिलामेंट है, ये हुक है और ये तुम्हारा बेसल बॉडी है, और यही बेसल बॉडी तुम्हारा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है और तुम्हारे ऐसे तुम्हारे इम्बेडेड होते हैं ये बेसल बॉडीज। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, फाइन। अच्छा, बिसाइड तुम्हारे फ्लैजिला और क्या क्या मिलेंगे? आपको यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्रे भी मिलेंगे। अब ये दोनों भी तुम्हारे सरफेस स्ट्रक्चर हैं क्या, ऑफ द बैक्टीरिया, लेकिन क्या इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल है क्या? बट डू नॉट हैव अ रोल इन दी मोटिलिटी। डू नॉट, इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है जी। अब अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे मुन्ना, तो फ्लैजिला सबसे बड़ा, फ्लैजिला सबसे बड़ा, फ्लैजिला के बाद यहां पे अगर तुम देखोगे, फ्लैजिला के बाद ये तुम्हारा फ्लैजिला है, फिर तुम्हारे सेक्स पिलस है क्या, ये पिलस को अपन कहते हैं पिलाई। और ये पिलाई जो है ना ये स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना, उसका नाम है पिलिन, और इसका मेन काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। आप लोगों ने सुना होगा ना, कॉन्जुगेशन करता है बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब? कि वो ट्रांसफर करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। फिम्ब्रे का मेन काम है ना अटैचमेंट करना। मतलब जो पिलाई और जो तुम्हारा फिम्ब्रे है, क्या वो लोकोमोशन में कोई रोल प्ले करेगा? नहीं, लोकोमोशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, तो याद याद रखना। तो पिलाई एंड फिम्ब्रे ये भी तुम्हारे सरफेस स्ट्रक्चर है, डू नॉट प्ले एनी रोल इन द मोटिलिटी। अब पिलाई और फिम्ब्रे में बड़ा कौन है मुन्ना? पिलाई और फिम्ब्रे में बड़ा कौन है? पिलाई तुम्हारा बड़ा है। पिलाई आर द इलोंगेटेड टिब्यूलर, ये तुम्हारा टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। क्लियर क्लियर है, ये तुम्हारा टिब्यूलर स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, उसका नाम होता है पिलीन। मैं जूम करवा देता हूं। अच्छा, और फिम्ब्रे तुम्हारे पास क्या होता है? ये तुम्हारे स्मॉल ब्रिस्टल लाइक है। ब्रिस्टल का मतलब होता है ब्रश लाइक, ओके, ये तुम्हारा ब्रश लाइक है। फाइबर, अब ये तुम्हारा स्प्राउट कहां से कर रहा है? स्प्राउटिंग का मतलब होता है इमर्ज करना, निकलना, ठीक है, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ, ओके, ऑफ द सेल्स। अब इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो ये आपके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं जी। क्या यहां तक इसको डाउट है मुन्ना? नहीं। तो अगर कोई तुमसे साइज के बारे में पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे मुन्ना? फ्लैजिला सबसे बड़ा, उसके बाद तुम्हारे पास कौन आएगा? पिलाई आएगा, और उसके बाद तुम्हारा फिम्ब्रे आएगा। याद रहेगा ये याद रहेगा? याद रहेगा? किसको डाउट है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है जी। ओके, फ्लैजिला कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है मुन्ना? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्लैजिला का मेन काम क्या है? लोकोमोशन करना। कहां से निकलता है? सेल वॉल से निकलता है। 3 पार्ट कौन सा है? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है जी मुन्ना? फिलामेंट होता है जी, ठीक है। पिलाई क्या है तुम्हारा? टिबुलर स्ट्रक्चर है। और पिलाई और फिम्ब्रे क्या लोकोमोशन में हेल्प करेंगे? बिल्कुल भी नहीं हेल्प करेंगे, इनका काम है अटैचमेंट करना। बस आगे बढ़ो। अब सुनो जी, बेटा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए, अब राइबोसोम जो है मुन्ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है? दिमाग लगाओ, ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्लियर है? ओके, आ जाओ। और ये तुम्हारा 70s होता है क्या? 70s होता है। अच्छा, अगर बहुत सारे अगर राइबोसोम्स अगर तुम्हारे रहेंगे एक स्ट्रिंग के ऊपर, एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर बहुत सारे अगर राइबोसोम्स रहेंगे,
ओके, इस ऐसे राइबोसोम्स को अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, या इसे अपन कहते हैं पॉलीजोम्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया उसके लिए मैं पहले बता दिया। इन दी प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद दी, अब ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में ये जो तुम्हारे राइबोसोम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनना, किनसे एसोसिएटेड है बनना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब पूछो क्यों, पूछो ना क्यों, पूछो वाई सर, वाई, रट्टा नहीं। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है वो तुम्हारा मीजोसोम्स है। मतलब अगर तुम ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे ना राइबोसोम्स इस प्रकार से भी रहते हैं। तुम अगर देखोगे तो राइबोसोम तुम्हारे इस प्रकार से मीजोसोम से अटैच रहेंगे। दिमाग अभी बत्ती खुला तुम्हारा, नलायको, इतना तुम सीरियसली नहीं पढ़ते रहोगे। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे रीजन में, असर्शन रीजन में ये आ जाए असर्शन में कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रीजन ये दे दे फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो स्टेटमेंट गलत मत बताना। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, है कि नहीं, और सेल वॉल फॉर्मेशन करवाएगा। गेटिंग इट? ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब इनका जो साइज है मुन्ना वो कितना होगा जी, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। और इनके दो सब यूनिट्स होते हैं मुन्ना, एक होता है 50s, एस का माने सुडबर्ग यूनिट होता है ना, इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं अपन, और 30s। तो अपना बायो अपना मैथ्स अलग है थोड़ा सा, 50 + 30 अपना 70 होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये साथ में प्रेजेंट रहेंगे तो इसको अपन 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहते हैं। अब राइबोसोम किसका मेन साइट है मुन्ना, दैट इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब बहुत सारे राइबोसोम है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए। अब ये तुम्हारा एमआरएनए है, अब एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स अगर तुम्हारे अटैच हो जाएंगे, अगर चेन बनाएंगे, इस चेन को अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होता है, अगर आपको याद होगा तो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है मुन्ना, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट दी एमआरएनए इनटू दी प्रोटीन, यही तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर है, क्लियर है? ओके, सब तुम्हारे साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। आगे सुनो, आगे सुनो, ये तुम्हारे पास है, देखो ये बाबू आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। अब ये राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लोअर और एक तुम्हारे पास स्मॉलर और एक होता है लार्जर। तो स्मॉलर और लार्जर तुम्हारे अटैच होंगे और वे पॉलीराइबोसोम्स बनाएंगे और ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं आपके, ठीक है। और 50 और 30s मिलके तुम्हारे पास 70s बनते हैं, ये भी ध्यान रखना जी। बेटा फ्लैजिला सितारा बताया ना मैंने, फ्लैजिला सेल वॉल से अराइज कर रहा है। आ जाओ बेटा, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन बॉडीज, पढ़े हो इसके बारे में कभी, पढ़े हो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में? ये तुम्हारे स्टोरेज बॉडीज होते हैं, ठीक है। रिजर्व मटेरियल्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज। बेटा क्या ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है? नो, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, not a membrane bounded. Clear है? Okay, these are not bounded by any membrane system and they lie free in the cytoplasm. अब तुम्हारे अलग अलग ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझो, जैसे कि फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर, तो फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स में पूरे फॉस्फेट रहेंगे। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियंस रहेंगे। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जिसमें सारे के सारे तुम्हारे ग्लाइकोजन से रहेंगे जी। अब गैस वैक्यूल जो होता है मुन्ना, ये किस में देखने को मिलता है, ये बीजीए में देखने को मिलता है और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। पूछो क्यों, पूछो क्यों गैस वैक्यूल क्यों देखने को मिलता है? इसका दो काम है मुन्ना, पहला है फ्लोट करवाना या बायोन्सी मेंटेन करना, दूसरा पता है मेजर काम, ये एम्स का क्वेश्चन था, आज सुबह मैं रिव्यू करा था। तो ये प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम रेडिएशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। फ्लोट कराने में हेल्प करेगा और ये आपका प्रोटेक्शन कर देता है। अब सुन लो, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि ये तुम्हारे पास किधर गया, ये इंक्लूजन बॉडीज है। अब ये अलग अलग हो सकते हैं तुम्हारे, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं जी। यहां तक किसी को भी डाउट है बच्चों, यहां तक किसी को भी डाउट है, एक बार सवाल कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। सुनो, तो जो सेल एनवेलप है मुन्ना, अरे यार ना फाइन,
हाँ, वो कैसे? देखो वो कैसे कर, जैसे कि जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको बहुत सारे रेज आएंगे, तो वो रेज से बचाने के लिए ना गैस वैक्यूल हेल्प करता है। अच्छा, सेल एनवलप लेयर्स कंसिस्ट ऑफ, किन से मिलके बना हुआ है जी मुन्ना? ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तुम्हारा सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, किसके बेसिस पर? डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड मैनर इन विच वो ग्राम स्ट्रेन से रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ द लूज शीट, अगर वो लूज शीट के फॉर्म में होगा या थिक लेयर के फॉर्म में होगा, अगर वो लूज शीट के फॉर्म में होगा तो तुम इसे क्या बोलोगे जी? स्लाइम लेयर बोलोगे। अगर वो थिक लेयर में होगा तो उसे अपन कैप्सूल कहते हैं। डन। जो फंक्शन है तुम्हारे सेल वॉल का बैक्टीरिया में, उसे तुम क्या सा काम क्या है जी? सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है जी? ये शेप को डिटरमाइन करेगा सेल के, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि वो बर्स्ट ना करे। ये ये तो हम लोग का नहीं है। इन दी प्रोकैरियोट्स जो मेसोसोम्स होता है वो किसका, उसका जो एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन से फॉर्म में आपके हो सकते हैं? वेसिकल्स, लेमिले और तुम्हारे टिब्यूल्स। आइए जी, इन दी प्रोकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा कैसा है जी? ये सिलेक्टिवली यहां पे लिख लेना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये इंटरैक्ट करता है विद आउटसाइड वर्ल्ड, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर था यूकैरियोट्स में। बेटा मीसोसोम्स का मेन काम क्या होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर? मेन काम क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना डॉटर सेल्स में, सिक्रेशन प्रोसेस इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइमेटिक कंटेंट। आ जाओ जी, मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम क्या है मुन्ना मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन का? इसका नाम है क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, अगला सुनो जी। अब बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? फिलामेंट, बेसल बॉडी और तुम्हारा हुक। आइए, कौन सा पार्ट जो है फ्लैजिलम का वो तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट होता है? वो कौन सा पार्ट है फ्लैजिलम का जो कि मुन्ना लॉन्गेस्ट होगा आपका? बताइए, क्या वो तुम्हारा फिलामेंट होता है क्या? वो होता है आपका फिलामेंट। अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया प्लेज अ रोल इन मोटिलिटी? मोटिलिटी में तुम्हारा ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, सिर्फ फ्लैजिला आएगा। फिम्ब्रे और पिलाई मोटिलिटी में मेजर रोल प्ले नहीं करते। फिम्ब्रे और पिलाई का मेन काम क्या होता है मुन्ना? अटैचमेंट करो बैक्टीरिया का टू दी रॉक्स इन द स्ट्रीम टू दी होस्ट सेल। आइए, इलोंगेटेड टिबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना है मुन्ना, इसका नाम क्या मुन्ना? पिलाई है। इसको अपन जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है मुन्ना? पिलीन है प्रोटीन का नाम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट कौन सा है जी मुन्ना? 50s और 30s, ये दोनों मिलकर तुम्हारे क्या बनाएंगे मुन्ना? 70s बनाते हैं जी। ओके फाइन। अब पॉलीसोम्स क्या होता है जी? जब राइबोसोम तुम्हारा अटैच होगा सिंगल एमआरएनए पर। डन। आइए जी, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, ये किसका साइट है मुन्ना? ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है क्या? आइए जी, इंक्लूजन बॉडी जो होता है प्रोकैरियोट्स में, इसका मेन काम क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज का? ये प्रोटीन ना ना ना, ये स्टोरेज करेगा रिजर्व फूड मटेरियल का। ठीक है, आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड तुम्हारे पास क्या कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ओके, यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? जल्दी बताओ यार। हुँ? किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए जी। हुँ? आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर। अब गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस वैक्यूल किस में देखने को मिलेगा? गैस वैक्यूल ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में मिलेगा क्या? यस, यहां पर मिलेगा। ओके यस, आ जाओ जी। बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा एक इशू हो गया है। देयर इज वन इशू बच्चों। अ, अ, सुनो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूकैरियोट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यूकैरियोट्स में कौन कौन आएगा? इसमें प्रोटिस्ट, रुक जाओ छोड़ो ना फाइन। यहां तक कोई किसी को डाउट है कोई? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है बिल्कुल भी?
थोड़ा सा आज क्लास में को डिस्टर्बिंग लग रहा है क्योंकि यार नेट बीच में कट जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। एक बार वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। सुनो, मैं अभी तो 2 घंटा हो गया, 2 घंटा मेरे को प्रोकैरियोट्स कराने में लग गया। मतलब ये तो मेरा टारगेट था कि 1-1.5 घंटे में खत्म करना था, बट कोई नहीं। बेटा यूकैरियोटिक सेल्स ये मैं आपको आज कितना तारीख है, 19 है ना, ये मैं आपको परसों करा दूं, संडे के दिन सुबह सुबह मैं क्लास ले लेता हूँ, 8 बजे रखवा देता हूँ। 8 AM पर अपन बैठते हैं और 8 AM से लेके 11 बजे तक अपन खत्म कर लेंगे। कल है ना, एक्चुअली में ना मैं जयपुर जा रहा हूँ, जयपुर सेंटर अन अकेडमी बोल के जाने के लिए। वहाँ पे बच्चों के साथ मतलब कुछ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो कल कोई क्लासेस नहीं हो पाएगी, तो ये यूकैरियोटिक जो है वो मैं आप परसों करवा दूँ 21 को अर्ली मॉर्निंग। हम लोग 8 है, मैं अभी क्लास शेड्यूल करके ना आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, क्या बोलते हो? ओके, चलेगा क्या? ओके हाँ, फैमिलीज बचे तो फैमिलीज में शाम को करवा दूंगा वही 21 को। ओके, परसों फैमिलीज भी करा दूंगा, ये मैं सुबह सुबह करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है। विश्वास करते हो कि नहीं करते हो मेरी, मान के चलो मैं करवा दूंगा जी। ओके ठीक है। चलो, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों यार, वो नेट की वजह से। तो लैग, बच्चे भी भाग गए फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक सभी लोग देख लेंगे प्रोकैरियोट्स हमको कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा बता देना कमेंट सेक्शन में। प्रोकैरियोट्स मैं कल ही जाके कल ही आ जाऊंगा, मैं कल ही जाऊंगा और मैं कल ही आ जाऊंगा, ठीक है। कल ही जाके मैं कल ही आ जाऊंगा, फाइन। ओके हाँ, चलेगा ना, परसों थोड़ा सा अपन ज्यादा मेहनत कर लेंगे, ठीक है। चलो यार, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ना, फीडबैक दे देना, मैं यूकैरियोट का क्लास अभी जस्ट शेड्यूल करके आपको शेयर करता हूँ लिंक, फाइन। वैसे संडे को हाँ, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो सॉरी यार बच्चों, आज के लिए बस मैनेज कर लो, 2 घंटे की क्लास आज हुई, बट संडे को अपन 8 बजे क्लास में शेड्यूल करता हूँ। कल कोई क्लास नहीं है, बिकॉज कल है ना मैं हूँ नहीं, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ अन अकेडमी सेंटर पर, कल मीट है वहाँ पे बच्चों के साथ, ठीक है। हाँ, संडे को फैमिली शाम को करा दूंगा मैं, शाम को 6 बजे बैठ के फैमिलीज कर लेंगे, पक्का, वो मेरे ऊपर है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, एक बार कमेंट डाल देना कैसा लगा सेशन जरूर से। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय।